नमस्कार, स्वागत है आपका टीसीएच पर मेरे शो में एक बार फिर से। लंबे समय से किए जाते रहे बीजेपी के वादे अब धीरे धीरे करके एक एक करके पूरे हो रहे हैं। राम मंदिर बन गया है, 370 हटा ही दिया गया और यूसीसी की बात लंबे समय से चल रही थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। सबसे पहला राज्य जो इसका एक ड्राफ्ट लेके सामने आया है वो है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के इस ड्राफ्ट में भी वही जल्दबाजी है जो बीजेपी के तमाम निर्णयों में होती है। जैसे कि नोटबंदी में थी, नोटबंदी को किया गया जल्दी में, लेकिन 9 साल भी 2000 का नोट टिक नहीं पाया। बात होती है 50 साल के विजन की। ऐसी ही तमाम जल्दियां इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में दिखाई दे रही हैं और ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो बेहद अस्पष्ट हैं इस यूसीसी के ड्राफ्ट के अंतर्गत। सबसे ज़्यादा जो बात हाईलाइट हो रही है वो ये है कि पॉलीगैमी को बैन कर दिया गया इसके तहत। और दूसरी चीज़ है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप बिना किसी लीगल प्रक्रिया के दो कंसेंटिंग अडल्ट एक कपल की तरह साथ रहते हैं और अपनी निजता को बनाए रखते हैं। अलग होने के लिए भी उन्हें किसी लीगल प्रक्रिया से गुजरने की ज़रूरत नहीं होती। कोई दो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, ये बात अक्सर सबके बीच चटखारे का विषय बन जाती है। और आपने देखा होगा कि गली मोहल्ले वाले हमेशा नज़र रखते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। नौकरी या पढ़ाई करने वाली कोई लड़की या कोई लड़का जो अकेला रहता है, उसके यहाँ कौन आ जा रहा है, कौन रुक रहा है या क्या क्या सब। आपको भी लगता होगा कि जानना चाहिए कि आसपास किस तरह के लोग रह रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। मज़ेदार यह है कि सरकार भी अब मोहल्ले के अंकल आंटी की तरह लड़कियों की ज़िंदगी पर, लड़कों की ज़िंदगी पर बहुत क्लोज नज़र रख पाएगी। कौन आया, कौन गया, कौन एक महीने से टिका हुआ है, ये खोज खबर सरकार भी रखा करेगी। यानी सरकारी सर्वेलेंस उस कपल की ज़िंदगी में लगा दिया जाएगा जिसने शादी नहीं की लेकिन वो साथ रहते हैं। आप भी यूसीसी का ये जो ड्राफ्ट पढ़ेंगे और उसमें ये लिव इन वाली शर्त पढ़ेंगे, लिव इन रिश्ते के साथ क्या किया गया है, तो आप भी कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ इन लड़के लड़कियों के साथ। ये नए किस्म के, नए ज़माने के लड़के लड़कियां बड़े आराम से रिश्ते में घुस जाते हैं और बहुत मजाक के साथ इसके साथ बाहर भी निकल आते हैं। अगर आपने खानदान के रूल ब्रेक किए तो बाप लोग तो लड़के को प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते थे। लड़कियों को वापस बुलाकर उनकी शादी करवा दी जाती थी अपनी जाति का लड़का देखकर। लेकिन सरकार तो सीधा आपको जेल भेज देगी। ऐसा लिव इन कपल जो 1 महीने के अंदर अपने रिलेशनशिप को रजिस्टर नहीं कराएगा, जेल की हवा खाएगा। आइए जान लेते हैं कि ये बहस क्या है, कौन सा लिव इन का मुद्दा है जो इस उत्तराखंड सरकार के यूसीसी के ड्राफ्ट से निकल कर आया है, इसका क्या असर होगा, इससे क्या बदलाव होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले और स्क्रीन पर एक QR कोड दिख रहा होगा आपको, इसे स्कैन करके हमारे मेंबर बन जाइए। लिव इन को भारत में लीगल माना जाता है क्योंकि इसकी वैधता भारत के संविधान के अनुच्छेद 19A स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा से उपजता है। इसलिए सरकार वयस्क लड़का लड़की को साथ रहने से तो नहीं रोक सकती, लेकिन उनको लिव इन में रहने से रोक सकती है, शादी करने से रोक सकती है। इस अधिकार को पूरी तरह से अपने कब्जे में करने की तकनीक जरूर ईजाद कर सकती है। उत्तराखंड की सरकार का असल मकसद तो यही है कि सो कॉल्ड लव जिहाद को रोका जाए। शादी तो दूर, कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के के चक्कर में भी नहीं पड़े, लिव इन में भी न रहे। इधर वैसे भी दिल दहलाने वाले कुछ ऐसे केसेस आए जिनमें लिव इन पार्टनर ने, बॉयफ्रेंड ने लड़की की क्रूरता से हत्या की, लेकिन जिन पर शोर इसलिए मचा कि बॉयफ्रेंड मुस्लिम था। अपराध तो शादी के रिश्ते में भी होते हैं, लेकिन 498A उससे निपटता है। शादी के रिश्ते को ही क्रिमिनलाइज नहीं कर दिया जाता। आप कहेंगे लिव इन के रजिस्ट्रेशन में आखिर समस्या क्या है? साथ रहना है तो बता दे सरकार को, क्या प्रॉब्लम है, छुपाना क्यों है? प्रॉब्लम है एक कानून को बनाने के पीछे का तर्क और अदूरदर्शी सोच। लिव इन रिश्ते में अपराध हो तो अपराध से निपटने का तरीका सरकार को इजाद करना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने लिव इन रिश्ते को ही क्रिमिनलाइज कर दिया है, अपराध बना दिया है। असली समस्या ये है कि लिव इन भारत में लीगल होने के बावजूद, समाज की एक सच्चाई होने के बावजूद अब तक लिव इन रिश्तों को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं बन सके हैं और ज़्यादातर अदालतें मौजूदा कानूनों की मिसालों और व्याख्याओं पर ही बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं।
ज़्यादातर निर्भरता तो शादी से जुड़े कानूनों पर है या फिर अभिव्यक्ति और निजता की स्वतंत्रता के कानून पर। ज़रूरी तो ये था कि ये स्वीकार करते हुए कि लिव इन समाज की सच्चाई है और ये शादी से अलग किस्म का एक रिश्ता है, हम कोई स्पष्ट कानून बनाते, दोनों पक्षों का हित और इस किस्म के रिश्ते के नेचर को समझते हुए। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जिसका जो मन कर रहा है वैसे इस रिश्ते को व्याख्यायित कर रहा है। और भाजपा सरकारों की तो ये खासियत है कि वो ऊपर से बहुत नैतिक दिखती हैं, ऊपर से बहुत गोडी गोडी दिखता है वो आवरण जिसके पीछे वो तमाम ऐसी चीज़ों को छुपाना चाहती हैं जो कि समाज में भेदभाव को बढ़ाती हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जो उत्तराखंड सरकार ने जारी किया है, इसमें सबसे ज़्यादा जो बात हाईलाइट की जा रही है वो है लिव इन रिश्तों के रजिस्ट्रेशन की और पॉलीगैमी को गैर कानूनी करार दिए जाने की। पॉलीगैमी यानी एक से ज़्यादा शादियाँ। किसी मुसलमान औरत को इस बात से कोई परेशानी नहीं होगी। हमें इस बात से बहुत खुशी है। 3 तलाक के बाद बहुविवाह से लीगली मुक्ति मिलना बहुत अच्छा है। अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार की गई शादी, निकाह इस यूसीसी में सब मान्य होंगे, लेकिन तलाक के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा और एक लिविंग पार्टनर के रहते आप दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे। बहुविवाह या पॉलीगैमी किसी भी सभ्य समाज में एक पिछड़ी हुई रवायत ही मानी जाएगी। तो चलिए, हिंदू कोड बिल के समय से एक फांस जो गले में अटकी हुई थी कि हम पर तो एक से ज़्यादा शादी करने के लिए रोक लगा दी गई, लेकिन मुसलमान को अभी तक की इजाज़त है, तो ये फांस इससे कटी। शादी, तलाक, एलिमनी, उत्तराधिकार जैसे मुद्दे यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत आते हैं। आपको शायद याद होगा कि काफ़ी पहले मैंने एक एपिसोड में हिंदू कोड बिल और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात की थी और आपको पूरा इतिहास बताया था कि कैसे हिंदुओं का पर्सनल लॉ तैयार हुआ था और लागू हुआ था। इसके तहत पहले से ही हिंदू विवाह में पॉलीगैमी को मिटाया जा चुका है और इस कानून के तहत शादी को कानूनी दायरे में लाया गया था। यानी शादी धार्मिक कृत्य न रहकर एक कानूनी समझौता हो गया जिसमें 2 पार्टियां शामिल होती हैं। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ की तरह असल में हस्बैंड भी इन लॉ है और वाइफ भी इन लॉ है। यूसीसी के बाद आप फेरे लीजिए या निकाह कीजिए, शादी का कानूनी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए आपको अदालत आना पड़ेगा। फेयर इनफ। एक शादी में 2 से ज़्यादा जिंदगियां स्टेक पर होती हैं। बहुत कुछ साझा होता है जिसे परमानेंट माना जाता है। बच्चे तो हैं ही, घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, न जाने कितनी पॉलिसीज़ वगैरह और सोशल सेटबैक है। एक सिस्टम में रहने की आदत होती है, सुविधा होती है, जेंडर रोल्स की वजह से मिलने वाला कंफर्ट होता है, प्रतिष्ठा होती है, बहुत कुछ एक शादी में स्टेक पर होता है। इसलिए किसी शादी का टूटना एकदम अलग चीज़ है। तलाक कभी इतना आसान मसला नहीं होता। कभी तो इस फैसले तक आते आते सालों लग जाते हैं और कभी कोर्ट में घिसटते घिसटते सालों बीत जाते हैं। लेकिन कोई भी कानून बनता है तो बहुत सचेत रहना होता है, उसके तमाम एंगल्स को खंगालना होता है। 2 ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं जिन पर हम आज बात करेंगे लिव इन के संदर्भ में, वो ये हैं। पहला तो ये कि जिसके बारे में कानून बनाया गया है उसका इस मसले में कोई स्टेक होगा, जाहिर है। तो इस कानून का असर उसकी ज़िंदगी पर कैसे पड़ने वाला है, ये सोचने की बात है। दूसरा, उस कानून को लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी। जैसे आप याद कीजिए कि मैरिटल रेप के कानून को लेकर किस तरह की चर्चाएं होती हैं। ज़्यादातर लोग ये कहते पाए जाते हैं कि आप कैसे तय करोगे कि ये मैरिटल रेप है, साबित करो कि कैसे शादी के भीतर ये जबरन का संबंध है। बंद दरवाज़ों के पीछे 2 लोगों के बीच जो एक कानूनी और सामाजिक करार के तहत साथ में हैं, उनके बीच किस तरह का समीकरण बना है, इसे कोर्ट में कैसे सिद्ध किया जाएगा। और दोनों पक्ष ज़रूरी पक्ष हैं। ये दोनों बातें जिन पर हम बात कर रहे हैं ये ज़रूरी चीज़ें हैं। पर्याप्त विचार किया जाना चाहिए इन पर, क्योंकि कई जिंदगियां इससे अफेक्ट होती हैं, बल्कि समाज में एक मैसेज भी जाता है। तो उत्तराखंड के इस यूसीसी ड्राफ्ट में ये स्पष्ट कर दिया गया कि लिव इन एक लड़की और एक लड़के के सहवास साथ साथ रहने को कहा जाएगा, जिनमें से कोई भी शादीशुदा नहीं हो। इसका मतलब यहाँ लड़का और लड़की दोनों के हित स्टेक पर होंगे। लड़कियों को पहले से ही अपने फैसले लेने के काबिल नहीं माना जाता है, तो स्पष्ट है कि लिव इन का रजिस्ट्रेशन एक लड़की की गार्जियनशिप स्टेट को दे देगा। गार्जियन तो स्टेट सबका ही होता है, लेकिन इस मामले में वो लड़की के जीवन में निगरानी करने वाली अथॉरिटी बन जाएगा और उसकी ऑटोनॉमी छीन लेगा।
कितनी भी बड़ी हो जाएं औरतें, हमारे देश में उन्हें बच्चों की तरह ही देखा जाता है। सरकारें भी उन्हें ऐसे ही देखती हैं जैसे वो किसी और की लायबिलिटी हों। उसे लगातार निगरानी में रखना चाहिए। आप भी ये चुटकुला सुनते होंगे ना कि 5 औरतें अकेली जा रही थीं। औरत का अकेले होना बिना मर्द के होना है। ऐसे में ऑटोनॉमी की बात करना बड़ी मुश्किल चीज़ है। लड़कियों की ऑटोनॉमी की बात करना, उसे ऑटोनॉमी नहीं मिलनी चाहिए। लड़कियों को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए सब्जी में नमक डालने की, बीमार की आंखों में दवा डालने की, घर के कामों को करने की। लेकिन इसके अलावा वो जो फैसला लेगी वो गलत हो जाएगा, उसमें गड़बड़ हो जाएगी। ऑटोनॉमी क्या होती है? अरे वही जो इस समय देश में बहुत सारी संस्थाओं के पास नहीं है। लगातार कहा जा रहा है कि कोर्ट स्वायत्त नहीं है, इलेक्शन कमीशन स्वायत्त नहीं है, ईडी स्वायत्त नहीं है, सब सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है। तो जो देश लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा और मर्यादा को संभाल नहीं पा रहा हो, वहाँ सबसे ज़्यादा चिंता है तो इस बात की कि शादी नाम की संस्था की पवित्रता और औरतों की मर्यादा को बचाया जाए। ऑटोनॉमी का कोई सवाल नहीं है यहाँ। एक 44 साल की औरत जो अविवाहित है और सरोगेसी से माँ बनना चाहती है, उसे अदालत ने ये कहकर इसकी इजाज़त नहीं दी कि भारत में ये सब नहीं होता है और विवाह संस्था की पवित्रता को बना के रखना चाहिए। ये जो चिंता है ना, जिसमें संस्थाएं बचाई जाती हैं, जिंदगियां नष्ट हो जाती हैं, इस चिंता की सबसे भारी कीमत औरतें चुकाती हैं। और जब अपने आज़ाद फैसलों का हक उनसे संस्कृति के नाम पर छीन लिया जाता है तो ऑटोनॉमी नहीं बचती। लेकिन एक और एंगल है इस सच का। वो एंगल ये है कि लिव इन रिश्तों में लड़कियां तमाम तरह के शोषण का आसान शिकार बन जाती हैं। समाज में जो औरत मर्द का भेदभाव मौजूद है, उसके चलते इस आज़ादी की भारी कीमत उनको चुकानी पड़ती है। कई बार डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सामने आते हैं, कई बार क्रूरता के केसेस सामने आते हैं। शादी की तरह ही उनको हल किया जा सकता है। 498A भी मौजूद है जो क्रूरता के मामलों से निपट सकता है। लिव इन रिश्तों में जन्मी संतान को वैधता भी हासिल है, लेकिन इस यूसीसी में लिव इन के बावजूद आपको एलिमनी देनी पड़ सकती है। इमोशनली न सही, लेकिन कानूनी तौर से अब तक लिव इन से निकलना आसान था। लेकिन अब ये जो उत्तराखंड का यूसीसी आया है, इसमें रहने वाले कपल या दोनों में से कोई एक अगर उत्तराखंड का निवासी है तो उसे इस रिश्ते से निकलने की सूचना भी सरकार को देनी पड़ेगी और तब दोनों के अभिभावक को इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन जो बड़ी मज़ेदार चीज़ है वहाँ वो ये सज़ा की है कि कैसे ये तय किया जाएगा कि इस लिव इन कपल ने वायलेशन किया है और इसको सज़ा मिलनी चाहिए। कैसे? चलिए सोचते हैं कि सरकार को कौन बताएगा कि कोई लड़का लड़की जो कि नेचुरली कंसेंटिंग अडल्ट हैं, 1 महीने से साथ हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। बताइए, सोचिए कैसे पता चलेगा सरकार को? मकान मालिक, सोसाइटी सेक्रेटरी, सोसाइटी के बाकी लोग, अड़ोसी पड़ोसी, अंकल आंटी से लेकर बच्चे जो पार्क में खेल रहे हैं, नीचे आसपास से गुजर रहे हैं, टीनेजर, हाउस हेल्प, दूध वाला, सब्जी वाला, प्रेस वाला, गेट कीपर, मोहल्ले का दुकानदार, बहुत लंबी फहरिस्त बन रही है। कोई भी नज़र रख सकता है और ये बात पुलिस को रिपोर्ट कर सकता है कि यहाँ एक कपल साथ है, महीने भर से ज़्यादा साथ है, और फिर पुलिस आ रही है, पूछताछ चल रही है, फिर आप हथकड़ी पहनकर जेल जा रहे हैं, लड़की जा रही है पीछे, उसकी बदनामी हो रही है, सब थू थू कर रहे हैं। नौकरी लड़के की गई और अब लड़की के बॉस ने भी बाहर कर दिया। अब वो लाचार हो गई, निराश है, सहारा देने के बहाने कोई चिरकुट जाल बिछाने चला आया क्योंकि किराए के मकान से बाहर निकाल दिया गया है। जहाँ टिकने जाएगी लड़की, वहीं ये ख्याति पीछे पीछे चली जाएगी। तो सोच के देखिए कि ये जो कानून बनाया गया कि 1 महीने के अंदर इसे रजिस्टर करना होगा इस रिश्ते को, वरना सज़ा हो सकती है, आप जेल जा सकते हैं। तो सोचिए कि ये प्रक्रिया क्या होगी। कुछ लोग लिव इन रिश्तों में बेईमान होते हैं, तो बेईमानों और अपराधियों के लिए सज़ा तय करने की बजाय आपने असल में लिव इन रिश्ते को ही क्राइम बना दिया। उससे हासिल क्या हुआ? 2 लोगों के भविष्य के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़, उनकी प्राइवेसी की हत्या, उनका दिन रात का सर्विलेंस करने का अधिकार आपने मकान मालिक को, सोसाइटी सेक्रेटरी को, सोसाइटी के बाकी लोगों को, अड़ोसी पड़ोसी, अंकल आंटी, टीनेजर, हाउस हेल्प, दूध वाला, सब्जी वाला, प्रेस वाला, गेट कीपर, मोहल्ले का दुकानदार, सबको दे दिया। एक लड़की अपने जीवन में जो करे वो इतने सारे लोगों की निगाह में से गुजरे हर पल। आर वी सेन सोसाइटी? हमारे पास दिमाग है या सच में हमारे दिमागों में गोबर भरता चला जा रहा है? हम क्या करना चाहते हैं? शायद हम मॉरल पुलिस तैनात करना चाहते हैं जैसे ईरान में है।
कोई भी रोक टोक कर सकता है कि हिजाब कैसे उतारा तुमने, ऐसे ही कोई भी लड़कियों को रोक टोक कर सकता है। मॉरल पुलिस, सीरियसली? अच्छा चलिए बताइए, कैसे तय होगा कि लड़का लड़की का साथ रहना उनका लिव इन रिलेशनशिप ही है? कोई क्राइटेरिया है इसका? एक चार दीवारी में दो लोगों का साथ रहना ही रिलेशनशिप होता है? दो लड़के साथ रहें तब रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा, और दो लड़कियां साथ रहें तब? मान लीजिए वो सिर्फ रूम पार्टनर हैं, ओके, लेकिन उनके बीच अगर सेक्सुअल रिलेशन हो तब? ये कैसे पता लगेगा? सोचिए, क्या इसके लिए बेडरूम में सीसीटीवी लगाएगी सरकार? क्या पैमाना होगा, क्या तरीका होगा? और एक महीना, ये कैसे तय हुआ? मुझे याद आता है 1978 में बद्री प्रसाद बनाम बोर्ड ऑफ कंसोलिडेटर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि अगर एक पुरुष और एक महिला लंबे समय तक पति पत्नी के रूप में साथ रहते हैं तो उसे विवाह की जैसा माना जा सकता है, विवाह की धारणा बनती है। लेकिन ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक महीना ही होना चाहिए या हो सकता है? इन तमाम चीजों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है इस कानून में। असल में सारा मसला इस रिश्ते को क्रिमिनलाइज करने तक रुक गया है, और ये एक भयावह बात है जिससे किसी भी समझदार समाज को दिक्कत होनी चाहिए। इसका साफ मतलब निकलता है कि सरकार के पास जो विजन है वो बेहद संकीर्ण है। उसकी चिंता वेल बीइंग से ज्यादा नैतिकता की है, जबकि कोर्ट पहले भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि ये मामला भले ही आपको अनैतिक लगे, यानी लिव इन का मामला भले ही समाज को अनैतिक लगे, बट ये लीगल है। 2001 में पायल शर्मा बनाम नारी निकेतन के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था कि एक पुरुष और एक महिला का साथ रहना गैर कानूनी नहीं है। हाईकोर्ट ने कानून और नैतिकता के बीच अंतर बताया था साफ साफ, और स्पष्ट कहा था कि एक औरत जो बालिग है, वयस्क है, उसे कहीं भी जाने और किसी के भी साथ रहने का अधिकार है। हमारी राय में एक पुरुष और एक महिला अगर चाहें तो बिना शादी किए भी एक साथ रह सकते हैं। इसे समाज द्वारा अनैतिक माना जा सकता है, लेकिन ये अवैध नहीं है। लिव इन में सबसे जरूरी और अहम बात थी उस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की और लैक ऑफ कमिटमेंट की जो किसी एक पक्ष को मजबूर करता है कोई भयावह कदम उठाने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि शादी के भीतर शोषण नहीं होते, वह पवित्र है पूरी तरह से, और वहां कोई जवाबदेही नहीं है। लिव इन में सबसे जरूरी बात थी और सबसे अहम बात थी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की, लैक ऑफ कमिटमेंट की, जो किसी भी एक पक्ष को किसी हद तक जाने को मजबूर कर सकता है। इसके बारे में कोई स्पष्ट कानून बनना बेहद जरूरी था। और ऐसा तो नहीं है कि शादी के भीतर शोषण नहीं है, वो पवित्र संस्था है, बस इसलिए उस शोषण को इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन सोचिए कि हम कैसी ट्रेनिंग समाज में लड़कियों को औरत बनने की और लड़कों को मर्द बनने की देते हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या हमारे घर लैंगिक हिंसा से मुक्त हैं? क्योंकि हम जब भी लैंगिक हिंसा की बात करते हैं, सेक्सुअल वायलेंस की बात करते हैं, तब हमारा इशारा घर की देहरी से बाहर की दुनिया की ओर होता है। ज़माना ख़राब है, देर रात तक बाहर रहना ठीक नहीं है, ऐसी नौकरी करना ठीक नहीं है, ऐसे लोगों से मिलना ठीक नहीं है, लिव इन में रहना ठीक नहीं है। तमाम हिदायतें घर से बाहर कदम रखने पर दी जाती हैं। लेकिन क्या कभी हम अपने परिवारों के भीतर की जो जेंडर्ड हिंसा मौजूद है उस पर बात करते हैं? या क्या कभी हम लड़कियों को घर के भीतर की जेंडर्ड हिंसा के बारे में जागरूक करते हैं, हिदायतें देते हैं? तो अचानक कैसे वो लिव इन में होने वाली हिंसा के प्रति जागरूक होंगी? राष्ट्रीय महिला आयोग की 4 अप्रैल 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कोविड लॉकडाउन के शुरुआती हफ्ते में ही घरेलू हिंसा की शिकायतें कई गुना बढ़ गई थीं। मर्दों की नौकरियां चली गई थीं, तनख्वाह का पता नहीं था मिलेगी या नहीं मिलेगी, परिवार एकदम एकांत में ढकेल दिए गए। ऐसी स्थिति में सारी चिढ़ और हिंसा स्त्रियों पर निकली। ये दुनिया भर में हुआ। यूएन विमेन की वेबसाइट ने तो इसे शैडो पैंडेमिक कहा। महामारी के साए में पलती हुई एक और महामारी, जब महिलाओं की हेल्पलाइन, शरणगाहें, उन पर इतना भार बढ़ गया कि उनकी क्षमता समाप्त हो गई। लॉकडाउन ने महिलाओं से उनका एकांत छीन लिया, वो पल छीन लिए जब वो कुछ सुस्ता सकती थीं और उनसे तकाजे करने वाला कोई नहीं था। कहीं रौबीले मुच्छड़ हुए तो वो भी काम पर निकल जाते थे। जिन घरों में सारा घरेलू श्रम स्त्री के हिस्से में आता है, वहाँ काम के अतिरिक्त बोझ और फरमाइशों, अपेक्षाओं, शिकायतों ने स्त्रियों की कमर तोड़ दी थी। इसी के बीच जीवन साथी द्वारा यौन हिंसा, वैवाहिक बलात्कार को भी अगर शामिल कर लें तो ये आंकड़े कई गुना बढ़ सकते हैं। 2020 में रिपोर्ट हुए बलात्कार के कुल मामलों में से 9.3% मामलों में रेपिस्ट घर का ही सदस्य था। ये 2021 की हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है। सोचने की बात यह है कि समाज में अगर जेंडर गैर बराबरी है
तो रिश्तों में शोषण अत्याचार झलकेगा ही। इससे रिश्ते क्रिमिनलाइज नहीं होते, बस निजी में भी जवाबदेही तय करना ज़रूरी होता है। लिव इन और शादी बेहद क्लोज हैं, इसलिए ये और भी ज़रूरी है कि क्राइम से निपटने के लिए साफ विजन और स्पष्ट संहिता बनाई जाए। भ्रम तो बहुत पहले से ही है लिव इन के बारे में समाज से, उन्हें बढ़ाने वाला और उनमें और कन्फ्यूजन पैदा करने वाला यूसीसी ये ड्राफ्ट मुझे लगता है कि अभी नहीं आना चाहिए था, अभी इसे और रुकना चाहिए था, इस पर और काम किया जाना चाहिए था। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए, हमें बताइए कि हमारे शोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया।